आत्मसम्मोहन की इस आरंभिक स्थिति में ही निशा की बाह्य चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई और उसी के साथ साथ जागृत हो गई आंतर चेतना। निशा के होंठ हिले। कहने लगी वह मैं अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी, उससे अलग भी होना नहीं चाहती थी, मगर कोई अज्ञात शक्ति मुझे खींच रही थी अपनी ओर। इस समय मैं असहाय अनुभव कर रही थी अपने आप को। सिर, छाती और नाभि के पास भयानक जलन और दर्द हो रहा था। देखने, सुनने और समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे के कारण मैं घबराने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरी काफी सोचनीय स्थिति थी उस समय। मेरा ध्यान बस सांस लेने में ही केंद्रित था। यदि सांस भीतर जाती तो बाहर निकालने में तकलीफ होती, यदि सांस बाहर जाती तो भीतर ले जाने में तकलीफ होती। उसी अवधि में अचानक मुझे क्या हो गया मैं नहीं जानती, पर हाँ, मैं अपना नाम जाती और जागतिक स्थिति एकदम से भूल गई थी। लेकिन मैं 25 वर्ष की युवती नहीं थी। उस लंबी अवधि में मैं धीरे धीरे छोटी होती चली गई थी। जरा इस बात को और स्पष्ट करो, मी जेम्स का स्वर गूंजा। निशा क्षण भर खामोश रही, फिर कहने लगी मैं छोटी से छोटी होती गई, जन्म से मृत्यु की ओर नहीं, मृत्यु से जन्म की ओर मैं बढ़ती गई थी। अंत में बिल्कुल छोटी बच्ची बनकर अपनी माँ की गोद में खेलने लगी। उसके बाद और भी छोटी और भी सूक्ष्म होते होते बिल्कुल गायब हो गई। इतना कहकर निशा चुप हो गई। याद करने की कोशिश करिए मिस निशा शर्मा। मी जेम्स का गंभीर स्वर फिर कमरे के शांत वातावरण में गूंजा। अभी तो आपने बतलाना शुरू किया है, अभी आपको और बहुत कुछ बतलाना है। बतलाइए, याद करने की कोशिश करिए। बतलाती हूँ, बतलाती हूँ। मैं अपनी माँ के गर्भ में पहुंच गई थी। चारों तरफ घना अंधकार था, मगर मैं उस घने अंधकार में रहकर भी माँ की आवाज साफ सुनती थी। मैं की मानसिक स्थिति को साफ साफ समझती थी। यह कब और क्या सोचती थी वह मुझे मालूम हो जाता था। कभी कभी माँ के आसपास होने वाली आवाज और वार्तालाप को भी सुन लेती थी। मेरा हर समय ध्यान अपने अतीत की ओर रहता था। वर्तमान जन्म में माँ के गर्भ में आने से पहले तुम कौन थी, कहाँ थी और कैसे मरकर गर्भ में आ गई? मी जेम्स एक एक शब्दों पर जोर देकर बोले। कुछ देर तक गहरी निस्तब्धता छाई रही। फिर निशा की मध्यम स्वर वातावरण में तैरने लगा। मैं जरा जीर्ण वृद्धा थी, मृत्यु के समीप थी। मेरे पास अपार धन था, मेरा काफी बड़ा परिवार था। सब कुछ रहते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं थी। मैं हमेशा अशांत रहकर छटपटाया करती थी। मैंने अपने पति के साथ आधे से ज्यादा विश्व भ्रमण किया था। धन वैभव के कारण मेरे अंदर अहंकार भरा था। मैं जब 40 साल की थी, उस समय मेरे पति की मृत्यु हवाई जहाज की दुर्घटना में हो गई। पति की मृत्यु के बाद मेरा सारा जीवन एकांकी और अशांत व्यतीत हुआ। अंत में मुझे कैंसर हो गया। उसी बीमारी में 80 वर्ष की अवस्था में मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हारा नाम क्या था? मी जेम्स ने पूछा। मालती देशमुख। फिर क्या हुआ? मी जेम्स ने फिर प्रश्न किया। निशा चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। मी जेम्स ने फिर तीव्र स्वर में उससे कहा, रुक क्यों गई? बतलाइए, चुप रहने से नहीं चलेगा, तुमको बतलाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, बता रही हूँ, बता रही हूँ। मृत्यु के समय मैं बेहोश हो गई थी।
जब होश आया तो देखा कि नदी के किनारे मेरी लाश को लोग जला रहे हैं। वहां मैंने लोगों से बात करनी चाहिए मगर ऐसा संभव न हो सका। हमारे और उनके बीच कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं न अपने परिवार के लोगों की बात सुन पाती थी और न तो मेरी बात ये लोग ही सुन पाते थे। मुझे जीर्ण शीर्ण काया को जलते हुए देखकर पहले तो क्लेश हुआ, लेकिन जब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मैं बिना शरीर के भी रह सकती हूँ तो वह क्लेश और शरीर के प्रति मोह तुरंत खत्म हो गया। फिर मैं किसी ऐसी महिला की खोज में भटकने लगी जो मुझे धारण कर सके। जिस स्त्री को मैं गर्भवती देखती उसी के पीछे लग जाती, मगर फिर स्वयं मुझे ऐसा लगता कि वह स्त्री मुझे धारण करने योग्य नहीं है। अंत में एक महिला मिली जो मेरे संस्कार, विचार और भावनाओं के अनुकूल थी। उसका प्रसव का समय आ गया था। मैं तुरंत उस महिला के मुंह के जरिए भीतर प्रवेश कर गई। उसके बाद किसी बात का ज्ञान नहीं रहा। उसी महिला की पुत्री को आप निशा शर्मा कहकर पुकार रहे हैं। निशा के बारे में हम जानते हैं। आप अपने बारे में बतलाएं मालती देशमुख। आप मालती देशमुख के पहले क्या थीं? मालती देशमुख के रूप में जन्म लेने से पहले किस शरीर में थी? मैं अब और अतीत में नहीं जा सकती। मुझे भारी कष्ट हो रहा है, दयनीय रूप में निशा ने कहा। आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, मी जेम्स का आदेश भरा स्वर सुनाई दिया। मालती देशमुख के पहले मैं वाराणसी में थी, निशा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। लगभग 125 वर्ष पहले मैं वाराणसी में रहती थी। मेरा नाम सुधा जोशी था। मेरा परिवार बड़ा संपन्न और सुसंस्कृत था। मेरे पिता यशवंत जोशी ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। जब मैं अपनी मां गर्भ में थी तभी मेरे पिताजी की मृत्यु युद्ध स्थल में हो गई। मेरी मां पिताजी की याद में हमेशा रोती रहती थी। गर्भ में रहकर भी मैं मां की रुलाई सुनती रहती थी। फिर कब और कैसे मेरा जन्म हो गया मुझे पता ही न चला। निशा फिर चुप हो गई। मी जेम्स ने फिर आगे बोलने के लिए आदेश दिया। लड़खड़ाते स्वर में निशा ने कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर थी। जब कोई सौंदर्य और रूप रंग की चर्चा करता तो मैं फूली न समाती। धीरे धीरे मैंने यौवन में प्रवेश किया। रंगीन सपनों और सुनहरी कल्पनाओं में हर वक्त डूबी रहने लगी मैं। अभी मैंने 18 बसंत देखे थे कि मुझ पर से मेरी माँ का साया हट गया और मैं अनाथ हो गई। उस रात खूब रोई थी मैं। मरते समय माँ ने कहा था मुझसे कि सुधा अपनी पढ़ाई बंद मत करना। कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितना ही कष्ट झेलना पड़े, मगर पढ़ाई पूरी करना। मैंने माँ के अंतिम आदेश को पूर्ण किया और हिंदी से एमए किया और पीएचडी की उपाधि भी ली। उस जमाने में उर्दू मिश्रित हिंदी का बोलबाला था। मैं हिंदी को उसके शुद्ध रूप में लाने की कोशिश करने लगी और उसी सिलसिले में कविता भी करने लग गई। हिंदी कविता ने मुझे हद से ज्यादा कल्पनाशील और भावुक बना दिया था। हर समय कल्पना लोक में विचरण करती रहती। आखिर कल्पना ने और भावुकता ने मुझे उन लड़कियों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया जो अरमानों के दरिया के किनारे सपनों का घरौंदा बना तो लेती है, किंतु कठोर यथार्थ के एक ही झोंके में सब कुछ बिखर जाता है। फिर राह नहीं सूझती, मिलते हैं सिर्फ आंसू। इतना कहकर निशा सिसकने लगी और सारा वातावरण बोझिल हो उठा एक बारगी। निश्चय ही निशा के मानस पटल पर अतीत के जीवन का कोई दुखद दृश्य उभर कर साकार हो गया था। अंत में वह न जाने कहाँ डूब गई। उसका बहरा एकदम स्याह हो गया। मी जेम्स परेशान हो उठे। एक दो उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने डॉक्टर रमन से कहा, मी रमन तुम जरा निशा की नब्ज तो देखो। डॉक्टर रमन ने निशा की नब्ज देखकर कहा, नब्ज काफी तेज चल रही है, जरा सावधान होना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे निशा एक एक जन पीछे लौट रही है, इनमें दारुण प्रक्रिया हो रही है।
डॉक्टर मिल्टन बोले, मी जेम्स, इस समय यह परीक्षण खत्म किया जाए। रोगिणी को आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मी जेम्स ने कहा, आप यहीं रहें। मैं तब तक लेबोरेटरी में जाकर इनके मस्तिष्क का फॉलोग्राम रिकॉर्डिंग देख लूं। मी जेम्स चले गए। केवल डॉक्टर मिल्टन और डॉक्टर रमन वहां रह गए। निशा बिस्तर पर निश्चेष्ट, निश्चल पड़ी हुई थी। वातावरण में पहले जैसी ही निस्तब्धता छाई हुई थी। अब तक मैंने जो कुछ देखा, सुना और समझा था, उसने मेरे अंतराल में एक भयानक तूफान पैदा कर दिया था। अनेक प्रश्नों और जिज्ञासाओं की सृष्टि कर दी थी। उस घटना ने मेरे विचारधारा को ही एकदम बदल दिया था। यह बात मेरी समझ में अब अच्छी तरह से आ गई थी कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का संबंध आत्मा से नहीं बल्कि शरीर से है। शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है और शरीर ही पुनर्जन्म स्वीकार करता है। आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र है। वह न तो मरती है और न तो जन्म ही लेती है और न तो उसका पुनर्जन्म ही होता है। इस विराट विश्व ब्रह्मांड में आत्मा की यात्रा अनंत है और उस यात्रा का दीर्घ इतिहास है। मृत्यु केवल उस अनंत इतिहास को परिच्छेद में विभक्त कर देती है। हर परिच्छेद में मनुष्य का नया शरीर होता है, नई सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था होती है। निशा के पिछले 2 जन्मों की कथा इस कठोर सत्य का साक्षी था मेरे लिए। बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़ी निशा की ओर अपलक निहार रहा था मैं। डॉक्टर रमन उसके पास बैठकर उसके थके शरीर को पूरा आराम देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने निशा को जगाने की कई बार कोशिश की लेकिन असमर्थ रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेम्स लौट आए तो डॉक्टर मिल्टन ने प्रश्न किया कि तुमने क्या देखा? डॉ मिल्टन ने कहा कि जिंदगी में ऐसा रिकॉर्ड मैंने कभी नहीं देखा। उस फिल्म के बीच बीच में धब्बे हैं, लग रहा है जैसे फ्लैश लाइट का प्रकाश पड़ा हो। लग रहा है जैसे सूर्य के चारों ओर अलौकिक प्रकाश का वृत्त बना है। निशा के एक एक जन्म में पीछे लौटते समय तीव्र प्रतिक्रिया हो रही थी। निशा 2 दिनों तक नींद में ही रही। तीसरे दिन में जेम्स ने फिर से अपना प्रयोग शुरू किया। उस दिन भी हम चारों व्यक्ति ही थे। रात की स्याह चादर फैल चुकी थी। कमरे में सिर्फ नीले रंग का बल्ब जल रहा था। वातावरण में गहरी खामोशी बिखरी हुई थी। निशा की आत्मा को सम्मोहित होने में इस बार अधिक समय नहीं लगा। आप कौन है? मी जेम्स ने प्रश्न किया। निशा शर्मा। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप 105 वर्ष पीछे अतीत में चली जाएं। लगभग 15 मिनट बाद प्रश्न किया मी जेम्स ने, आप कौन हैं? सुधा जोशी। मुझे बतलाइए, आपके साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसकी वजह से आपकी जिंदगी उन लड़कियों जैसी हो गई जिन्हें आंसू के सिवाय और कुछ नहीं मिलता? सुधा जोशी ने कहना शुरू किया, धीरे धीरे माँ की जमा पूंजी खत्म हो गई। सुधा को नौकरी की जरूरत महसूस हुई। जल्द ही उसे नौकरी मिल गई। उसी के कार्यालय में एक अनुराग शर्मा गरीब युवक भी काम करता था। वह युवक सुधा को पसंद करने लगा। एक दिन सुधा बीमार हो गई और काम पर नहीं आई तो वह युवक सुधा के घर पहुंच गया। यह देखकर सुधा के मन में भी उसके प्रति कोमल भावनाएं उठने लगी। अनुराग ने उसको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जिसकी वजह से 2 ही दिन में सुधा ठीक हो गई। फिर इसी तरह उनका प्यार परवान चढ़ता गया और फिर 6 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता गया और अनुराग ने नौकरी छोड़कर व्यवसाय कर लिया। अब वह व्यापार के सिलसिले में हवाई जहाज से यात्रा करने लगा और एक यात्रा के दौरान हवाई जहाज की भयानक दुर्घटना में अनुराग की मृत्यु हो गई। सुधा का जीवन अंधकारमय हो गया। वह बेसहारा हो गई। जीवन यापन के लिए किसी चीज का अभाव न था लेकिन अकेलापन उसे विचलित कर देता। इसी प्रकार एक दिन सुधा अपने लॉन में बैठी कविता गुनगुना रही थी।
तभी कमलेश नाम का युवक वहां से गुजरा तो उसने सुधा की कविता सुनी तो प्रशंसा किए बिना नहीं रहा गया उससे। बहुत अच्छा गाती हैं आप। सुधा ने उसे देखा और उसकी बातें सुनी जो उसे बहुत ही अच्छी लगी। कमलेश ने कहा, आप चुप हैं? बुरा मान गई क्या? मैं क्षमा। नहीं नहीं, आपने तो मेरी तारीफ की है, बुरा नहीं, कुछ अच्छा ही लगा है। आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? सुधा जल्दी जल्दी बोली। फिर दोनों का इसी तरह कविताओं के बहाने मिलने का सिलसिला चलता रहा। कमलेश की अभी शादी नहीं हुई थी। सुधा कमलेश को सच्चे मन से चाहने लगी थी, लेकिन अनजाने डर की वजह से वह चुप ही रही और उसने अपने विधवा होने की बात कमलेश से छुपाती रही। कुछ दिनों तक कमलेश और सुधा इसी तरह मिलते रहे और सुधा ने पूर्ण समर्पित कर दिया था कमलेश को। कमलेश जब भी शादी करने की बात कहता सुधा उसे टाल देती। एक दिन सुधा के विधवा होने की बात कमलेश को मालूम पड़ गई और वह सुधा का छलावा देखकर उससे दूर रहने लगा। कमलेश उससे अचानक ही बहुत दूर चला गया और सुधा एक बार फिर अकेली हो गई। कमलेश जाते जाते दर्द दे गया। इसी गम की वजह से सुधा ने अपने आप को घर में कैद कर लिया और एक दिन जहर खाकर कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचा लिया गया। कमलेश को यह बात मालूम हुई तो वह सुधा से आकर मिला। कमलेश और सुधा का प्रेम प्रसंग फिर चल पड़ा। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। यह सुनकर कमलेश अचानक ही 2-3 महीने के लिए गायब हो गया। एक दिन आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह उसे कभी नहीं अपनाएगा और टुकरा कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद सुधा ने अपनी वसीयत एक अनाथालय के नाम कर दी और फांसी लगाकर मर गई। हर व्यक्ति अज्ञात रूप में अपने पिछले जीवन की न जाने कितनी पीड़ाओं, व्यथाओं और वेदनाओं का बोझ ढोता रहता है, उसे स्वयं पता नहीं होता। निशा के पिछले जन्म की दर्द भरी कथा सुनकर हम लोगों पर उदासी छा गई थी। मैं तो एक बारगी स्तब्ध और किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया था। मैं जेम्स न जाने क्या सोचते रहे। उसके बाद निशा पूरे 2 दिनों तक गहरी नींद में सोई रही। मी जेम्स का विचार था कि एक और सिटिंग करेंगे और निशा के उसके पहले जीवन का पता लगाएंगे, मगर इसका मौका उनको नहीं मिला। 2 दिन की गहरी नींद के बाद कुछ समय के लिए जागी, चारों ओर नजरें घुमाकर देखा और फिर हमेशा हमेशा के लिए सो गई वह और उसकी आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई। मेरे एक परिचित थे, नाम था राम स्वरूप चतुर्वेदी। वैसे तो चतुर्वेदी जी पिछले 3 साल से बड़ी भयंकर क्षय रोग से पीड़ित थे। उस जमाने में क्षय रोग को असाध्य माना जाता था। अपने सामर्थ्यवश चतुर्वेदी जी ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एक दिन खांसते खांसते खून की उल्टी हुई और उनका देहांत हो गया। रात अधिक होने की वजह से शवदाह के लिए सवेरा होने का इंतजार करने लगे। परंपरानुसार शव को नहलाया गया। उसी समय एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। चतुर्वेदी जी की सांस अचानक चलने लगी। चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बतलाया कि जीवित हैं और कुछ ही क्षणों बाद चतुर्वेदी जी ने आंखें खोल दी। जब उनकी आंखें खुली तो यह मालूम हुआ कि उनकी अंत्येष्टि की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि उनकी मृत्यु 6 घंटे पूर्व ही हो चुकी थी। तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। इस घटना के लगभग 3 वर्ष बाद चतुर्वेदी जी की मृत्यु हुई। खैर, निशा के बाद मेरे जीवन में वह दूसरी घटना थी। मेरे यह पूछने पर कि आपको मृत्युपरांत क्या अनुभव हुआ, तो इसके उत्तर में चतुर्वेदी जी ने बतलाया वह सचमुच आश्चर्यजनक था। चतुर्वेदी जी ने कहा कि मुझे जब खून की उल्टियां हो रही थी उसके कुछ ही समय पश्चात मेरे सामने घोर अंधेरा हो गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं।
कुछ सोचते हुए बोले, जब होश आया तो देखा खाट पर मेरा शरीर पड़ा है और परिवार के लोग मेरी खाट के चारों ओर बैठे हुए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर बात क्या है। तभी दो व्यक्ति आए और मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ, यहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। वे दोनों आदमी कैसे थे? दोनों सामान्य रूपरंग और आकार प्रकार के थे। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में था तेज। मैं बिना कोई प्रतिवाद किए उनके साथ चलने लगा। वे मुझे कहाँ ले जा रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। काफी दूर जाने के बाद मुझे सामने एक बहुत बड़ा पुराना किला दिखलाई दिया। किले के विशाल फाटक पर काफी भीड़ थी, मगर भीड़ में कोई किसी से बोल नहीं रहा था। सभी खामोश थे। सहसा मेरी नजर नरोत्तम पांडेय पर पड़ी।